हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम अंकित महेश्वरी है। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा द मेजर ऑफ द practices introduced by the French revolutionaries to create the sense of the collective identity amongst the French people। यहाँ पे रिवोल्यूशनरी के बारे में पूछ रहा है कि फ्रांस में रिवोल्यूशन किस तरीके से हुई थी, उसमें क्रिएट कैसे हुआ था, कलेक्टिवली कैसे आइडेंटिटी कैसे बनी थी फ्रेंच पीपल के बीच में। तो मेनली मैं आपको देखिए अब ये जानेंगे क्योंकि चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर है। आपको देखो, आपको 80 प्लस या 70 प्लस मार्क्स करके चलने आपको, तो 70 मार्क्स लाने के लिए 70 प्लस करने के लिए आपको बुक जरूर पढ़ना पड़ेगा। बुक के बिना पढ़े आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके लिए हेल्प के लिए आपको जब एक बार आप बुक पढ़ लेंगे तो बुक्स के लिए उसके बाद आप ये क्वेश्चन को करना चालू करें और उसके स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इस क्वेश्चन करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन पे। आपको मतलब ये आपको मान के चलो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे आएंगे। ठीक है, तो ये है। और इसमें मेनली क्या होता है, ये किसके बारे में पूछ रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या क्या फॉर्म हुआ था, कैसे कैसे क्रिएट हुआ था सेंस कलेक्टिव लोगों के बीच में। तो ये उसके बेस पे क्वेश्चन है। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। Napoleon had destroyed the democracy in the France, but in the administrative field in the had incorporated revolutionary in the principle in order to make the whole system more rational and efficient. Analyze the statement of with the argument. देखो सीधे सीधे आप नेपोलियन से आप याद करके रखना, सिविल कोड ऑफ 1804 का हुआ था इनका। इसने वैसे तो आया था ये 1799 में नेपोलियन आया था। उसके बाद एक ये सिविल कोड लेकर आया था 1804 में लेकर आया था सिविल कोड। उसके बाद उसने अपनी सारी चीजें क्या करी थी, अपने नए नए अपने जो पॉलिसीज लेकर आया था और उसके बाद उसने एस्टैब्लिश करना चालू करा था। उसके पॉलिसीज यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप इसको एक पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेपोलियन ने धीरे धीरे वापस जैसे डिक्टेटरशिप करते हैं ना, जैसे मोनार्की सिस्टम करते हैं, वैसे वैसे फॉर्म लाने लगा था धीरे धीरे। पहले तो कुछ टाइम तक तो उसने बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे, लोगों को लगा था ये तो हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए मसीहा है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसने वो चीजें वापस ड्रॉबैक करने लगा, वापस उस फॉर्म में आ गया। तो ये चीजें आप इसको पॉइंट्स देख लो, यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा है आपको, पॉइंट्स दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नीचे के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें से आप 5 पॉइंट कोई से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ द बिटवीन 1830 1848 is referred to as the age of revolution in the Europe in डिस्कस करना है। 1830 और 1848 के बीच में रिवोल्यूशन हुआ था। मेनली इसमें आप याद रखने का, जो यूरोप के सच इज द मेन द इटालियन एंड द जर्मन स्टेट इन द प्रोविंस ऑफ द ओटोमैन। जो यहाँ का जो शासन कर रहा था वो कौन कर रहा था, ओटोमैन एम्पायर कर रहा था। हमने एक पढ़ा होगा ओटोमैन के बारे में, नेशनलिज्म हम आगे जब पढ़ेंगे उसमें नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। जो नेशनलिज्म में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था ना, तो वो जो फेवर करते थे ओटोमैन को फेवर करते थे। तो इंडिया की तरफ से जो खिलाफत मूवमेंट करते थे, 2 लीडर थे जो मेन थे, एक शौकत अली और मोहम्मद अली। ये उसी के बेस पे है, जो उसी वजह से वो उन्होंने मतलब जो कांग्रेस थे और जो खिलाफत मूवमेंट थे वो एक साथ आए थे ब्रिटिश के लड़ने के लिए। तो वो एक मौका था। द आइलैंड एंड द पोलैंड द फॉलोइंग द पॉइंट ऑफ द वैलिड दिस फैक्ट। अब यहाँ पे बता रहा है कि 1980 जुलाई 1830 के बाद से बर्मन किंग की जो क्या कर दिया था, ओवरथ्रोन कर दिया, उसको फेंक दिया था। ठीक है, लिबरल रिवोल्यूशनरीज हो गया था, इंस्टॉल हो गया था। कौन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द लुइस फिलिप आया था। ठीक है, और इसने हेड करा था। ठीक है, अब बाकी इसके पॉइंट रखे आप नीचे, उसको पढ़ सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड द जुलाई रिवोल्यूशन ऑफ द 1830 who's led the such revolution in Europe। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था 1830, हमने पीछे क्या पढ़ा था, 1830 टू 1848 के बीच में रिवोल्यूशन हुआ था। अब वो कह रहा है कि 1830 के अंदर रिवोल्यूशन जुलाई में जो हुआ था वो क्या क्या हुआ था, उसके कारण क्या था मेन। देखो मेन कारण जो था वो एक तो था कि वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा फैल गया था, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा फैल गई थी। दूसरा, पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया में माइग्रेट होने लगे थे सिटीज की तरफ, क्योंकि जॉब था नहीं तो ओवरक्राउड हो गया था स्लम्स में, ज्यादा स्लम्स बनने लग गए थे। ठीक है, दूसरा, स्मॉल प्रोड्यूसर जो थे फेस करने लगे थे कंपटीशन की वजह से, इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन की वजह से, मेड ऑफ द गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये और भी पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आगे ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा क्योंकि
वीडियो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम इसके लिए, क्योंकि आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस बाय द जर्मनी यूनिफाइड एज द नेशन ऑफ स्टेट। कई बार मतलब एक तो जर्मनी का भी है, इटली का भी और ब्रिटेन का भी, अभी दो तीनों चीजें आएंगी। अभी यहाँ पे जर्मनी का है, जर्मनी का कैसे यूनिफिकेशन हुआ था ये इसके ऊपर पूरा बता रखा और इसके पॉइंट बता रखे। मैं नहीं तो आप इसके मेरा आपको चार बता रखे, तीन याद कर लो, शॉर्ट में भी आ जाता कई बार ये क्वेश्चन। तो आपको मेनली क्या करना है इसमें, एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चर्च ऑफ द सेंट पॉल जो हुआ था 18 मई 1848, जो फर्स्ट स्टेप हुआ था, मेजर स्टेप हुआ था टुवर्ड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, ठीक है। ये 1848 के बाद ही था जब रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से ये डिसीजन लेना चालू हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इसमें ना जर्मनी के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें 3 वॉर्स हुए, मतलब 3 वॉर थे, किसके साथ हो रहा था, जो एक्यूपाइड हो रहे थे, ऑस्ट्रिया, यहां पे कोमा लगा के चलिएगा, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क एंड फ्रांस, जो लगभग लगभग 7 साल तक चली थी वॉर, और फिर जीत गई थी फिर जर्मनी, उसका फिर यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत बार है और बहुत बार पूछा भी गया है पेपर में, कई बार आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मैजिनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन करी थी किसने, यूनिफिकेशन ऑफ इटली किसने करवाई थी, लगभग बहुत बड़ा हाथ था मैजेनी का, मैजेनी भी बोलते हैं उनको फॉर्म में। और यहाँ पे मेनली इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था यूनिफिकेशन का। पहला था इनका इटालियन रिवोल्यूशन, बॉर्न इनका कहां पे हुआ था, 1807 में हुआ था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 2 यंग सोसाइटी, एक तरीके से वो बनाया था, यंग क्लब बनाया था फॉर्म में, जो इसका नाम था यंग इटली इन मसलेस एंड यंग यूरोप, जिसका नाम था बर्लिन में बनाया था। मेंबर था लाइक ऑफ द माइंडेड था, यंग मैन थे फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी स्टेट्स के लिए, ठीक है। और भी इसके पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स यूनिफिकेशन करने का इटली का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द सोशल पॉलिटिकल एंड सिचुएशन इंडिया अफेक्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, नेक्स्ट है, हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन। ये सेकंड चैप्टर का है, ये फर्स्ट चैप्टर में गलती से आ गया, कोई बात नहीं, आप इसको सेकंड चैप्टर में, अभी आगे हम सेकंड चैप्टर में आएंगे तो उस पर आप इसको देख लेगा, इसको सेकंड चैप्टर से इन्वॉल्व करना, वैसे आपको क्वेश्चन देख के समझ भी आ गया होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो हुआ था आपका 1914 टू 1918 में हुआ था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो हुआ था आपका 1939 टू 1945 तक हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर करवाने वाला भी कौन था, जर्मनी, हिटलर हिटलर था, हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया था, किस पे कर दिया था, पोलैंड पे। पोलैंड पे हमला करने की वजह से क्या हुआ था, वॉर पूरे यूरोप में फैल गई थी और पूरे आपस मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, और खत्म किस पे हुआ था, जापान पे जाके खत्म हुआ था, जापान पे न्यूक्लियर वेपन डाला गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ये तो आगे मैं चल रहा हूँ, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। सेकंड वॉर ये बता रहा है कि सिचुएशन, अच्छा यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन में कैसे कैसे सिचुएशन हो गई थी, मेनली टेंशन एक क्रिएट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेंशन हो गई थी, और डबल वॉर, एक तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस हाई हो गए थे वॉर की वजह से भी, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश शासन कर रहा था। दूसरा, इंक्रीज ह्यूज मात्रा में क्या हो गया था, डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च होने लगा था, लोन लेने लगे थे, इंक्रीज टैक्सेस ऑफ द एरिया ऑफ द कॉज ऑफ द वाइस पीरियड ऑफ गुस्सा भी बढ़ गया था इस बात से। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगेन फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड ब्रिटेन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज द नेशन ऑफ द स्टेट। ब्रिटेन कैसे एग्जिस्टेंस में आया और कैसे वो बना, तो उसके यूनिफिकेशन के बारे में बता रखा है कि मतलब एक ब्रिटेन नेशन कैसे बना। देखो एक ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन है वो यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है, वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे प्रांत, 2-4 प्रांत हैं जो मतलब सेंटर से बना हुआ है। वो जैसे आप वहां पे आप सुनेंगे कि जैसे आप आयरलैंड का नाम सुनेंगे, ठीक है, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से, देखो यहाँ पे स्कॉटलैंड, जैसे स्कॉटलैंड है, ईरिश है, ठीक है,
इंग्लैंड, वेल्श है, ये इसी से बनकर है कि पूरा क्या बना आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन बना था, ठीक है। और ये फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड हुआ था यूनाइटेड किंगडम इन 1801 में। बाकी इसके पॉइंट्स रखे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं नेक्स्ट चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा, एनालाइज द डिसीजंस टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट द कांग्रेस ऑफ द वेना इन द ईयर 1815। 1850 के अंदर कंजर्वेटिव्स ऑफ द कांग्रेस में एक मेनली क्या हुआ था, नेपोलियन वॉर हुआ था, ठीक है। क्लोज एंड सेकंड डिकेड में 19th सेंचुरी में ग्रेट पावर ऑफ द यूरोप, ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया स्टार्टेड अ प्लानिंग ऑफ पोस्ट वर्ल्ड में, ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड हुआ था। द ब्रिंग ऑफ द अबाउट द बैलेंस करने के लिए यूरोप ऑफ द प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट ऑफ द बिकम ऑफ द नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूरोप, द बिगिनिंग विद द कांग्रेस ऑफ वेना। मतलब मेनली आप इसमें ये जान सकते हैं जो कांग्रेस का फर्स्ट ओकेशन जो हिस्ट्री में हुई थी, वहां पे स्केल में नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हुआ था, कम टुगेदर फॉर्मुलेटेड इंस्टेंटली ऑफ द मैसेज ऑफ द बिटवीन द सेवरल कैपेसिटी। बाकी यहाँ पे इसको पॉइंट बता रखा है मेनली यहाँ पे कि एक 1815 में जो कंजर्वेटिव कांग्रेस जो करा था, वो सेकंड डिकेड के बाद में एक नेपोलियन का क्या हुआ था, वॉर हुआ था, ठीक है। और फिर 19 लगभग 1821 के आसपास मतलब 1814 में लगभग ये वॉर हार गया था, जिसको हम वाटर लू के नाम से जानते हैं, आई थिंक वाटर लू के नाम से जानते हैं शायद, तो उसके ऊपर है ये पूरा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये हमारा सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, why were the different social and group the participate in the civil disobedience movement। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में मेनली क्या काम था, मेनली इनका था कि यहाँ पे स्वराज के बारे में बात करना, किसके बारे में, स्वराज के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉमर्स के बारे में बताया, FICCI भी हुआ था 1927 में, ठीक है। और यहाँ पे पुअर पीजेंट्स के लिए टू कोट ऑफ द नॉट पे ऑफ द रेंट, डिमांड फॉर द रिडक्शन ऑन द फट, मतलब स्वराज इसी चीज का मांगा जा रहा था कि भाई यहाँ पे जो रिडक्शन की जाए लैंड, जो नोट, जो जितने भी पीजेंट थे, जो किसान लोग थे, वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो ये उसके ऊपर था, ठीक है। इसके ऊपर ही पूरा एक्टिविटी चली थी। और ये 1000 वुमेन केम टू द हाउस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मार्च, फिर वो महिला भी आई, सड़क पर आई इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा दोस्त, अब जब हमारा सेकंड चैप्टर चालू हो गया, इससे पहले दो क्वेश्चन हमारे सेकंड चैप्टर के थे, वो बाय मिस्टेक फर्स्ट चैप्टर में आ गया, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर का, why did Mahatma Gandhi launch of the non-cooperation movement? How did this movement unite at the country of explain? वहां पे सीधा सीधा आपसे कह रहा है, सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि गांधी जी ने क्यों, एक तरीके से क्यों लॉन्च करा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था कि हमें कॉपरेट नहीं करना, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश आया कैसे, स्टैब्लिश कैसे हो गया भारत के अंदर, वो इसलिए स्टैब्लिश हो गया था क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनका साथ देना चालू करा था। यहाँ के लोग उस टाइम साथ नहीं देते तो ब्रिटिश शायद शासन नहीं कर पाता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी, उस हमने उनका साथ देना चालू कर देता। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें क्या करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना है, कि हमें नॉन कॉपरेट मतलब जो भी ब्रिटिश की चीजें हैं हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये उसके ऊपर है पूरा, ठीक है। उसके ऊपर बता रखा। बट गांधी फिर यहाँ पे चीजें बिगड़ती गई थी, यहाँ पे नेशनल प्लांटेशन के साथ बहुत ज्यादा वॉर, एक तरीके से मूवमेंट्स करा था, ठीक है। जिन्होंने बाइकआउट करा था, क्या बाइकआउट करा था, सिविल सर्वेंट अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जितने भी लॉयर्स है उन्होंने जाना बंद कर दिया था, स्कूल में जितने भी टीचर्स थे या स्कूल में जो जितने भी थे वो बंद कर दिया था, जो फॉरेन गुड्स थे उसको भी बंद कर दिया था लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसलिए नॉन कॉपरेशन लाने का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि रोलेट एक्ट, एक रोलेट एक्ट आया था। क्या आया था, रोलेट एक्ट, क्या आया था, रोलेट एक्ट। जब सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह हुए थे ना, तो 3 सत्याग्रह होने के बाद ना 1919 में ये आया था रोलेट एक्ट। ये इसी वजह से आया था क्योंकि जब आंदोलन ज्यादा हो गए थे तो ये रोलेट एक्ट आया था। उसके ऊपर एक क्वेश्चन है रोलेट एक्ट के ऊपर, मैं आगे बताऊंगा उसके ऊपर, ठीक है ना। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how did the plantation workers have their own understanding of the Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj? Explain। ये सीधा सीधा एक असम का टॉपिक है,
असम के जो पीजेंट थे, मतलब वहां के जो किसान थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे ब्रिटिश से, वो वहां से नहीं काम करना चाहते थे, वो वहां से जाना चाहते थे, वो बिना परमिशन के जाना चाहते थे, बट क्योंकि उनको परमिशन लेना जरूरी था, क्योंकि वहां पे एक एक्ट पास कर रखा था ब्रिटिश की थ्रू, ये वाला एक्ट पास था जो 1859 में एक एक्ट, इसका एक्ट था, जो वहां के जो बगान के लोग थे वो विदाउट परमिशन छोड़ के नहीं जा सकते थे, और छोड़ के जाएंगे तो बिना उनको फिर एक तरीके से उनको पीटा जाएगा, और ये हुआ भी था। तो उन्होंने वहां से छोड़ने की कोशिश करी थी और जाने की कोशिश करी थी, तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया था, और पुलिस वालों ने उनके साथ क्या करा था, बहुत बुरी तरह उनको पीटा गया था, मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके मेन मेन पॉइंट्स आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी मैंने आपको बताया था रोलेट एक्ट पे पूरा क्वेश्चन है, ये हाउ वाज द रोलेट एक्ट अपोज्ड बाय द पीपल इंडिया इन इंडिया, एक्सप्लेन विद द थ्री एग्जांपल्स, थ्री एग्जांपल के हिसाब से बताना है। देखो मैंने रोलेट एक्ट लाने का पर्पस क्या था, जो ब्रिटिश के थ्रू था, वो एक चाहते थे कि एक तरीके से इट अलाउड, ये जब ये रोलेट एक्ट आया था तो एक तो डिटेंशन किया जा सकता पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट एनी ट्रायल, बिना ट्रायल के 2 साल तक हम इसको क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अंडरटेक ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द कुड द अरेस्ट एनीवन, किसी को भी पकड़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एनी प्लेस ऑफ द विदाउट आ वारंट, बिना वारंट के ले सकते हैं। इंपैक्ट इन द रोलेट एक्ट ऑफ द इज फॉलोज, अब इसके वो बता रखे हैं, रोलेट एक्ट के क्या बता रखे, गांधी जी ने रिएक्ट किया था शार्पली ऑफ द डिसाइडेड द लॉन्च ऑफ द नॉन वायलेंट, जो नॉन वायलेंट हुआ था सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, ठीक है, अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, ये उसके ऊपर पॉइंट्स बता रखे। फिर उसके बाद जोलियांवाला बाग भी हुआ था, उसके ऊपर पूरा बता रखा है। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, explain the effect of the non cooperation movement of the three economy movement on the economy। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि नॉन कॉपरेशन पे इफेक्ट किस चीज का पड़ा था, मेनली बाइकआउट अभी हमने पीछे पढ़ा था नॉन कॉपरेशन में, वो किस तरीके से नॉन कॉपरेशन, क्यों नॉन कॉपरेशन लाने की क्या जरूरत थी, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफेक्ट क्या पड़ा था नॉन कॉपरेशन में। सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा था जब ये नॉन कॉपरेशन चला था, तो ब्रिटिश को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, एक साल में एक दिक्कत आ गई थी, क्या आ गई थी, ड्रॉप हो गया था, जो उनकी इनकम थी, जो रेवेन्यू था, वो 102 करोड़ से कितने पे आ गया, 57 करोड़ पे आ गया था, 57 करोड़ पे, बहुत ज्यादा 50% लगभग कम हो गया था। और जितने भी उनके जो प्रोड्यूसर, जो इंडियन क्लॉथ से बोले खरीदने लोग चालू करते थे, बट थोड़ा महंगा पड़ता था, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती थी, और जो इंडियन जो गुड्स थे ना ब्रिटिश के, उन्होंने वो उसको बाइकआउट करना चालू कर दिया था। ठीक है, ये उसके ऊपर है, शॉपकीपर वगैरह के लिए विकेट वगैरह फॉरेन क्लॉथ को क्या करते, फॉरेन क्लॉथ को जलाना चालू कर दिया, तो ह्यूज और बोनाफाइड्स करने चालू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्ट मार्च। सोल्ट मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें गांधी जी ने राउंड टेबल पे, आपने पढ़ी होगी, तो राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल क्यों हुआ था, उसमें गांधी जी ने एक अपनी वो रखी थी, मांग रखी थी, 11 मांगे रखी थी, उसमें से एक मांग थी सोल्ट मार्च का। देखो सोल्ट मार्च का ब्रेक करने का भी बहुत बड़ा कारण ये था कि नमक हर कोई इंसान यूज करता है, गरीब होगा या अमीर हो, सबको नमक यूज करना था, तो उसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा रखा था जो पे नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान यूज करता है। इसी वजह से गांधी जी ने स्टार्ट करा था मार्च 78 फॉलोवर से, जो साबरमती आश्रम से चालू होकर दांडी ऑन 6 अप्रैल 1930 में गए थे। दे कवर्ड द 240 माइल्स, 24 दिन में कवर करा था। ठीक है, हर दिन में कम से कम 10 माइल के आसपास चलते थे। ठीक है, 1000 ऑफ केम टू द हेयर, जब गांधी जी जब चलते थे वहां पे लोग सुनते भी थे, आते साथ में, और स्टॉप करता हर जब एंड द पीसफुली एंड डिफेंड द ब्रिटिश, मतलब हमें शांतिपूर्वक तरीके से हमें विरोध करना है। और फिर जब वहां पे जब दांडी पहुंच गए थे, तो वहां पे मैन्युफैक्चर करा था सॉल्ट, बॉइलिंग करा था, सी मतलब वहां से सी पानी लिया था और वहां से नमक अलग करके बॉइल करके वहां से नमक निकाल लिया था। तो एक ब्रेक कर दिया था किसका, ब्रिटिश की तरफ से, जो ब्रिटिश उसको चला रही थी, मैन्युफैक्चरिंग करी थी। ठीक है, और फिर इसको देखते देखते पूरे देश में फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूना पैक्ट। मेन फीचर ऑफ द पूना पैक्ट के बारे में बात कर रहा है। ये पूना पैक्ट कई बार पेपर में पूछा जाता है, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट हुआ था डॉक्टर अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। मेनली तो इस दोनों के बीच में देखो पूना पैक्ट होने का कारण ये था कि अंबेडकर जी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरल हो दलितों के लिए, बट गांधी जी बिल्कुल अड़ गए थे। गांधी जी ने कहा था ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, तो समाज में क्या होगा, बहुत ज्यादा डिविजिबिलिटी, मतलब डाइवर्सिटी हो जाएगी, और डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि आपस में डिवाइड हो जाएगा, मतलब सब बिखर जाएगा, सारे आपस में बिगड़, सब आपस में बढ़ जाएंगे। तो उसको खत्म करने, इसको वो नहीं चाहते थे कि आपस में बटे, तो उसको उसका बीच का रास्ता निकालने का फिर पूना पैक्ट हुआ था, और उसमें फिर ये पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और उसको एक पॉइंट बना के ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द गांधी जी ट्राई टू इंटीग्रेट द
द डिस्प्रेस ऑफ द क्लासेस इनटू द सोसाइटी, एक्सप्लेन द थ्री एंड पॉइंट्स। ये वही है जो हरिजन के बारे में बताया गया था। महात्मा गांधी ने हरिजन का एक तरीके से नाम दिया था कि ये भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। तो इनके साथ कोई भी पक्षपात या एक तरीके से घिन भावना नहीं करनी चाहिए। ये भी हमारे, तो इसको हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये भी हमारे समाज के लोग हैं और हमारे इनको साथ लेके चलना है। तो ये उसके ऊपर पॉइंट्स है। और ये डिप्रेस क्लास का जो एक तरह ऑर्गेनाइजेशन था वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ में था, अम्बेडकर जी का था। तो उसके ऊपर है ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द अलूरी सीताराम राजू एंड आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द 1920s। आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको हंसी भी आई होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक जनरली एक पॉइंट बता देता हूँ डायरेक्टली। जो अलूरी सीताराम राजू है ना, ये अपने आप को भगवान मानता था। भगवान इसीलिए कहता था, वो ये कहता था कि मेरे को कोई मार नहीं सकता। क्यों? देखो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा भी है, he claimed that is the head of variety of the spatial power like making the astrological predictions, healing people and the surviving of the bullet shoots। मतलब कोई मुझे गोली मार देगा मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक तरीके से मेरे पास स्पेशल पावर्स है। तो इसके बाद हुआ था, बाद में मार में इनको पकड़ भी गया था, फिर मारा भी गया था, मर भी गए थे, ठीक है। ये तो उसका बुक में उसको पॉइंट पढ़ोगे तो मिल जाएगा, बाकी मेन पॉइंट है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू हो रहा है थर्ड। इसमें जा रहा है, देखो मेनली बुक में तो आपके 2-3 टॉपिक ही है बस, इसमें से 2 ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट कई बार इसमें से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी बनते हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन 1-2 नंबर या 2 या 3 नंबर का बन जाता है, फिर भी हम उसके लिए 1-2 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, पेपर में बनने के चांसेस है। द मेंशन एनी 3 इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन फॉर द अबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉ को खत्म करने के लिए कैसे इसको पॉइंट्स लेकर आई, इसके लिए एक वो लेकर आई थी, डिसीजन लिया था अबॉलिशन खत्म करने के लिए। तो ये उसके पॉइंट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ द डिसीज प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन क्लोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका। यहाँ पे ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ द डिसीज हुआ था। देखो अमेरिका का जब डिस्कवर हुआ था, तो डिस्कवर होने के बाद में क्या हुआ था, बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि यूरोप में ना बहुत सारी बीमारियां थी, तो वो ट्रांसफर हो गया था कहां पे, अमेरिका। उनको अब क्योंकि अमेरिका में देखो यहाँ पे लिखा भी है, अमेरिका ओरिजिनल inhabitants had no immunity against this disease। अब बहुत सारी डिजीज थी तो उनकी इस तरीके की इम्यूनिटी नहीं थी कि वो उसको सर्वाइव कर सके, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने कट ऑफ कर दिया था एक तरीके से। तो ये उसके ऊपर पॉइंट्स है, आप इसको देख लें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रिंट एंड कल्चर एंड मॉडर्न। इसमें भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। How had the printing press created in the new culture of reading in Europe? Explain with examples। देखिए यहाँ पे न्यू कल्चर आया था रीडिंग का, पहले ये कल्चर नहीं था रीडिंग का वगैरह का, मगर तब से रीडिंग आई, फिर उसमें छपाई होने लगी, प्रिंट कल्चर आया, तो प्रिंटिंग होने लगी, तो फिर बुक्स बनने लगी, बुक्स के बाद आने क्या, फिर एक तरीके से ट्रेंड चलने लगा लिटरेसी। अब वहां पे लोग नोवेल पढ़ने लगे, बहुत सारी लिटरेसी, सब रिचुअल पढ़ने लगे, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग पढ़ने लगे, जिससे बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ रीडिंग करने का, एक क्रिएट होने लगा प्रिंटिंग का, जिसकी वजह से यहाँ पे एरिया कब हुआ था, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। सम ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप लिटरेसी रेट काफी हाई हो गया था, 60 to 80% हो गया था लिटरेसी रेट एट द स्कूल्स ऑफ द स्प्रेड इन द यूरोप कंट्रीज, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैड द लार्ज नंबर ऑफ द न्यू रीडर्स अमंग द चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स इंक्रीज इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि कैसे न्यू रीडर, मतलब कैसे कैसे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे जो रीडर्स थे, जो उनकी बढ़ रहे हो रहे थे, जैसे चिल्ड्रंस हो गए, वुमेन्स हो गए, वर्कर्स हो गए, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, और वो कब हो रही थी, 19th सेंचुरी में हो रही थी। तो मेनली इन द प्राइमरी एजुकेशन में कंपलसरी कर दिया था, क्या कर दिया था कि लेट 19th सेंचुरी की बात, कि चिल्ड्रन को वहां पे एक तरीके से रीड करना है, पढ़ना है, और वो कंपलसरी, हमारे जैसे हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है, 8 तक के बच्चों को जैसे करता, वैसे भी वहां पे भी इस तरीके से कर दिया था, क्या था, तो जिसकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ती चली गई थी, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 22 क्वेश्चन, लगभग हाँ 22 क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस। आप देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपका ये रहना चाहिए कि आपको बुक पढ़ना चाहिए, और इन केस आपके पास बुक से आपको लगता है कि नहीं हिस्ट्री बहुत टिपिकल है और आपको लगता है नहीं है, तो आप हमें बट कमेंट पे हमें कमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे नोट्स की, ठीक है। और बाकी आपको नोट से नहीं पढ़ना, तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि जो 22 क्वेश्चन है ना,
ये 22 क्वेश्चन जितने भी आपके 22 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसी को ही कर ले। आपका हिस्ट्री मतलब 18 मार्क्स का, आपका ये 18 मार्क्स का हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वैसे तो हर जो सब्जेक्ट है वो 20 मार्क्स के होते हैं, तो हिस्ट्री 20 मार्क्स का है, जिसमें से दो नंबर का मार्क्स, जो 2 मार्क्स की जो है वो आपका मैप है, और मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और जो 18 नंबर की है, 18 नंबर के जो मार्क्स है वो यही है, वो आपको इस पेपर में आपको हेल्प करेगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको टाइम भी दिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।